हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शिक्षा पद्धति की, कि हमारी जो शिक्षा पद्धति जो वर्तमान में हम फॉलो कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, और एक शिक्षा पद्धति जो हम बहुत पहले पीछे छोड़ चुके हैं, इन दोनों के बीच में तुलनात्मक स्टडी करना इसलिए जरूरी हो जाता है। क्या वाकई में हमारा जो शिक्षा पद्धति का या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपने ऊपर खरा उतरता है? तो अगर हम इसको देखें तुलनात्मक दृष्टि से, तो हम पाते हैं कि हमारा जो वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है वो खरा नहीं उतर पा रही है। क्यों नहीं उतर पा रही है? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति को इतना खराब कर दिया गया कि हमें क्रेमिंग करनी है, रट्टा मारना है, और रट्टा मारने के बाद में जब हम उसका उपयोग सिर्फ इतना रह जाता है कि हमें एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने हैं। किसी बच्चे के लिए हमने टारगेट सेट कर दिया कि हमें 90% मार्क्स स्कोर करने हैं, किसी बच्चे के लिए हमने टारगेट सेट किया कि 80% मार्क्स स्कोर करने हैं, और वो उस मार्क्स स्कोर करने के लिए वो उसमें क्रेमिंग कर रहा है, रट्टा लगा रहा है, और रट्टा लगा के वो जैसे तैसे करके जो है वो 80% और 90% मार्क्स स्कोर कर भी लेता है। लेकिन वो मार्क्स स्कोर करने के बाद में हम देखते हैं कि 10 से 15 दिन के बाद में उसका जो स्टडी का जो लेवल था वो वापस से जीरो हो जाता है। वो वापस वहीं आ जाता है जहां पे वो खड़ा था। क्यों? क्योंकि उसके बाद में उसको लगता है कि इसका उपयोग रह ही नहीं जाता। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति को बहुत ही बखूबी, जिसको हम कहते हैं कि एक प्लानिंग के थ्रू जो है उसको बर्बाद कर दिया गया। और कैसे बर्बाद किया उसको भी हम समझ लेते हैं। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं मॉडर्न, जिसको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन सिस्टम, और इसका जो है वो पूरा क्रेडिट लॉर्ड मैकाले को जाता है। और लॉर्ड मैकाले जो भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल की पोस्ट पे वो जो थे, एक गवर्नर थे, और उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे ब्रेक किया उसी को हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं कि इंडियन ब्रिटिश म्यूजियम में एक उनका लेटर लिखा हुआ है, और वो जो लेटर है वो ये कहता है कि अगर हमें भारत में लंबे समय तक राज करना है तो भारत का जो मजबूत आधार, जिसको हम कहते हैं यहां की शिक्षा पद्धति और यहां की न्याय प्रणाली, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। अब शिक्षा पद्धति और न्याय प्रणाली को उन्होंने इंडियन पेनल कोड बनाया और इंडियन आईपीसी के तहत उन्होंने इसको पूरा ब्रेक कर दिया। जबकि आप अगर पुरातन की अगर स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि वहां पे बहुत चीजें सुव्यवस्थित तरीके से बनाई गई थी। इसके अलावा शिक्षा पद्धति की अगर हम बात करें तो उससे पहले की, आज से 150 साल पहले की, जब इसको हम ले जा सकते हैं 1858 जो ईस्वी है उससे पहले हम जाते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं, देखो समझने के लिए बहुत कम चीजों पे हम फोकस करेंगे लेकिन बहुत अच्छे से समझ लेंगे। क्योंकि उससे पहले जो थे वो गुरुकुल एक पद्धति हुआ करती थी। गुरुकुल में जो है वो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, और गुरुकुल का सिस्टम क्या था उसको भी हम समझ लेते हैं। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता था तो उसके बाद में 5 से 7 साल का या 8 साल का जब तक वो बच्चा नहीं हो जाता था तो उसके शारीरिक विकास पे ध्यान दिया जाता था, उसको शारीरिक दृष्टि से वो कैसे मजबूत हो सकता है। उसके बाद में जब उसके घर वालों को लगता था कि अब हमें इसको जो है वो शिक्षा के लिए भेजना चाहिए, तो उसको किसी भी आश्रम में, गुरुकुल में छोड़ा जाता था, जहां पे वो 15 से 20 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो शिक्षा ग्रहण करता था। वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद में, और जहां हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का एक तरीका, जिसके मैथडोलॉजी की बात करते हैं, तो वहां पे एक पर्टिकुलर मेथड हुआ करता था कि शिक्षा के साथ में उस बच्चे को संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं। संस्कार का मतलब यहां पे उसको धर्म ग्रंथों की, वहां पे शास्त्रों का, वहां पे कौन सी अच्छे जो है वो जीवन जीने के लिए वो जरूरी चीजें जो है वो उनको सिखाई जाती थी। और शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जब वो सोसाइटी में, अपने समाज में वापस लौट के आते थे तो वही संस्कार जो है वो संस्कृति में परिवर्तित हो जाते थे। और इसी से कह सकते हैं कि हम संस्कारों से ही हमारी संस्कृति का निर्माण होता है। लेकिन समय के साथ उसको तोड़ दिया गया, गुरुकुल को हमने छोड़ दिया और गुरुकुल को जो है हमने कॉन्वेंट स्कूल में कन्वर्ट कर दिया। अब कॉन्वेंट स्कूल के और गुरुकुल की जो स्टडी थी उन दोनों में फर्क क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। जब लॉर्ड मैकाले ने यह प्रस्ताव लेके आया कि यहां पे हमें कॉन्वेंट स्कूल स्थापित करने हैं, तो आप स्टडी करोगे तो बारीकी से आपको पता चलेगा कि वहां पे कॉन्वेंट स्कूल को जो थे लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, लोगों ने बहिष्कार किया। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंसी आप देखो, दुर्भाग्य से आज हम हिंदुस्तानी जो लोग हैं, आजाद होने के बाद में हम अंग्रेजों को हमने कॉन्वेंट स्कूल वो लेके आए, उनको हमने फॉलो नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद में हुआ क्या, तो हम देखते हैं कि इंडियंस जो है वो खुद कॉन्वेंट स्कूल लेके आ रहे हैं और बच्चों को जो है उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में, या इसको जैसे हम लेते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल की हम बात कर लेते हैं।
हम कहते तो हैं कि इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, लेकिन आप जरा सोच के देखिए, अगर यूएनओ की अगर हम बात करें तो लगभग 200 से ज्यादा देश जो है वो इसमें रजिस्टर्ड है। तो उसमें कितने देशों में इंग्लिश बोली जाती है, पहले हम इसी की स्टडी कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि 10 से 12 कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश बोली जाती है। इसके अलावा जितने भी जो देश है, जैसे हम फ्रांस की बात करते हैं तो वहां फ्रेंच चलती है, तो उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। ठीक ऐसे ही अगर हमारे इंडियन की बात करें, हम हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हमारी यहां पे भी एक अपनी एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज से हम इस लैंग्वेज में, तो ये जो लैंग्वेज है वो हमारी बैरियर बन जाती है। अब कैसे बन जाती है? एक बच्चा जो है, मान लेते हैं उसकी इंग्लिश जो है लैंग्वेज कमजोर है, लेकिन वो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग है, या उसका मेडिकल में बहुत अच्छा है, नॉन मेडिकल में बहुत अच्छा है। और जब वो पढ़ाई करता है, जैसे मान लीजिए वो बच्चा 12th क्लास की पढ़ाई कर रहा है, और 12th क्लास की पढ़ाई में लास्ट में हम देखते हैं कि वो इंग्लिश जो सब्जेक्ट था, लैंग्वेज सब्जेक्ट, उसमें वो 1 या 2 मार्क्स जो है वो रह जाता है या फेल हो जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो पढ़ाई में कमजोर है या कुछ नहीं कर सकता? लेकिन यही जो एक लैंग्वेज है वो उसके बैरियर्स के रूप में सामने आ जाती है, और यही सबसे बड़ी हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी प्रॉब्लम्स आ रही है। क्योंकि अगर तो हमें जरूरत है, क्यों नहीं हम इसको ऐसे कर सकते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, और ये गवर्नमेंट को सोचना भी चाहिए, इन चीजों पे विचार भी करना चाहिए कि हम लैंग्वेज को जो है वो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अगर किसी को जैसे यूएसए जाना है, किसी को यूरोप जाना है, या किसी को जैसे मान लेते हैं फ्रांस जाना है, तो अगर उस बच्चे का मोटिव है, उसको इंटरेस्ट है कि मुझे बाहर जाके कुछ करना है, तो उसके लिए वो लैंग्वेज लागू कर दी जाए, वो उसको एक जिसको कहते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखी जाए, ताकि वो उसको सब्जेक्ट को ले, उसके स्टडी करे, और उसकी स्टडी करने के बाद में वो वहां चला जाए। लेकिन अगर एक बच्चा जो ये सोचता है कि नहीं मुझे इंडिया में रहना है, इंडिया में बहुत कुछ करना है, तो फिर हम ऐसा क्यों करें कि हम उसको इंग्लिश सब्जेक्ट लागू कर दिया जाए, उसके लिए फ्रेंच क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर वो बच्चा जो है वो बहुत पीछे रह जाता है। और ये रिमोट एरिया में स्पेशली मैं बता देता हूं कि भारत की जो 70% जो आबादी है वो ग्रामीण आबादी है, वो गांवों में बसी हुई है, और गांवों में ये जो है ये समस्या बहुत ज्यादा है। आपने, और ये अगर मैं वास्तविकता में देखूं तो ये मेरे खुद की स्टडी है, जब मैं लोगों से मिलता हूं, बच्चों से मिलता हूं, उनके साथ इंटरेक्ट करता हूं, उनसे बात होती है, तो उन बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको जो है वो सब कुछ आता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो चैप्टर जो है चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, बट प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में, तो उनका उसको मतलब पता नहीं होता, और जब वो उनका मतलब पता नहीं होता तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान तो भरा हुआ है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कैसे करें, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो बैरियर बन जाती है। तो पहला जो है वो बैरियर आ गया लैंग्वेज का। तो अगर लैंग्वेज की अगर हम बात करें, तो अगर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है तो फिर शिक्षा पद्धति में हम सुधार की गुंजाइश को देखते हैं, या फिर हम पाते हैं कि हम कुछ हद तक इसमें सुधार कर सकते हैं। दूसरा जो है लॉर्ड मैकाले के एजुकेशन सिस्टम को हम एक एग्जाम्पल से या ऐसे भी समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। अब मान लीजिए ये मेरा राइट हैंड है, और अगर मैं इस राइट हैंड को जो है वो प्लास्टिक, या इसको हम कहता हूं कि प्लास्टर कर देता हूं, मैं इसके ऊपर इसको टाइट कर देता हूं, बांध देता हूं किसी चीज के साथ में, और उसके बांधने के बाद में जब मैं इसको होल्ड कर देता हूं, प्लास्टर कर देता हूं, और 1 महीने बाद में इस प्लास्टर को हटाता हूं, तो आप मुझे बताइए सोच के, क्या यह हाथ मजबूत होगा या कमजोर होगा? तो आपके दिमाग में तुरंत जवाब आ रहा होगा कि यह हाथ जो है वो कुछ कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मूवमेंट धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। अगर मैं इसी प्लास्टर को जो है वो 12 महीने के लिए या 12 साल के लिए कर दूं, तो फिर इस हाथ का क्या हाल होने वाला है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। तो यहां पे हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी यही किया गया कि जो बच्चे हैं उनको 4 दीवारी में बंद कर दिया गया। इसको हम कह सकते हैं कि उनके चारों तरफ जो है वो प्लास्टर कर दिया गया। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। चाहे तो हम जो है विवेकानंदा को स्टडी करें, उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ें, तो उन्होंने भी शिक्षा के लिए एक ही स्लोगन यूज किया था कि किसी भी बच्चे की वास्तविक शिक्षा वो है जब उसमें हम अनंत जिज्ञासा पैदा कर दें। लेकिन जिज्ञासाएं कहां से आए? हमारे बच्चों के दिमाग में जो है वो क्वेश्चन कहां से पुट हो? तो उसके लिए अगर हम गुरुकुल को कंपेयर करके देखते हैं तो एक बच्चा जो है वो खुले आसमान के नीचे बैठ के पढ़ता है, उसको चारों तरफ की चीजें दिखाई देती है कि पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ते कैसे हैं इसको जानने की हमें इच्छा हुई। बच्चे देखते हैं सूरज जो है वो चल रहा है, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये क्यूरियोसिटी का क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्य जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है, तो ये कैसे? तो जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं,
कल्पनाओं का जन्म होता है, जिज्ञासाएं पैदा होती है। और जब जिज्ञासाएं पैदा होती है तो किसी भी बच्चे में या कोई भी व्यक्ति अगर उसमें कोई जिज्ञासा हो जाती है किसी चीज को जानने की, तो वो उसको जो है उसके पीछे लग जाता है, उसको स्टडी करना स्टार्ट कर देता है, उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है और वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करता है। और जब जिज्ञासाएं शांत होती है तो वहां पे जो उसको है वो ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। तो यहां पे चार दीवारी का मतलब कि हमारी जो कल्पना शक्ति थी, हमारी जो जिज्ञासाएं थी, उनको जो है वो चार दीवारी में बंद कर दिया गया। उसके बाद में हम देखते हैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, पुरातन वैदिक शास्त्रों में हमें एक चीज का विदित वर्णन मिलता है कि वहां पे जो है किसी भी शुभ कार्य में, चाहे वो शादी ब्याह है, चाहे किसी के घर में हवन है, तो ब्लैक कलर को जो है वो अवॉइड किया जाता था। उसको जो ब्लैक कलर जो है, काला रंग, उसको कहीं भी, चाहे कपड़े हो, चाहे जूते हो, चाहे कार हो, चाहे कोई भी चीज हो, ब्लैक कलर जो है वो वहां पे आसपास भी नहीं रहने देते थे। अब ऐसा क्यों है? अगर हम इसी को समझें तो हम ब्लैक कलर के सामने, जब भी हम काले रंग के सामने बैठते हैं और एक टक नजर से उसकी तरफ देखते हैं तो हमारी इमेजिनेशन पावर ब्लॉक हो जाती है। और यहां पे अगर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में अब जाके थोड़ा सा बदलाव आया है कि स्कूलों में जो है वो ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड ने ली है, जबकि विदेशों में अगर हम देखते हैं तो वो लोग जो है वो पहले से ही या तो व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे होते हैं या फिर जो है उनके ग्रीन बोर्ड का चलन था। अब व्हाइट बोर्ड पे हुआ क्या, अगर कोई टीचर चौक से कुछ लिख रहा है तो अगर जो लिख रहा है या तो वो हम उसकी स्टडी कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं या उसको पढ़ पा रहे हैं, या फिर जो है उस बच्चे को जो है इमेजिनेशन पावर ब्लॉक हो जाती है और उसको उसके सामने नींद आना शुरू हो जाती है। इसीलिए हमने देखा है कि कुछ लोगों की ये धारणाएं बनी हुई होती है, या कई बार हमने देखा किसी मेडिटेशन सेंटर पे हम विजिट करते हैं तो वो ब्लैक कलर के बीच में एक रेड कलर का स्पॉट लगा देते हैं, ताकि जो ब्लैक कलर जो है उसके सामने हमारा जो फोकस है वो उस लाल जो बिंदु है उसके ऊपर जाके टिक जाए। लेकिन ब्लैक बोर्ड के सामने क्या हुआ कि हमारा जो इमेजिनेशन जो पावर है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई। जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस कहती है कि हमारा जो ब्रेन है वो किसी भी नए सब्जेक्ट में इंटरेस्ट करने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लेता है। और आप देखिए हमारे स्कूल का क्या सिस्टम हमने बना रखा है। स्कूलों में हमने क्या किया कि 8 से 10 अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनके लिए हमने 30 to 35 मिनट्स का एक टाइम ड्यूरेशन सेट कर रखा है। अब आप देखो कि एक बच्चा जो है वो साइंस पढ़ने बैठा है, और साइंस जब वो पढ़ने बैठा है, टीचर उसको, ट्यूटर जो है वो उसको पढ़ा रहा है, और पढ़ाते पढ़ाते हम देखते हैं कि 15 से 20 मिनट के बाद में या 20 से 25 मिनट के बाद में उस बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हुआ है उस सब्जेक्ट में। और जैसे ही उसका इंटरेस्ट बना है उसके अगले 5 से 10 मिनट के अंदर जो है उसका सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया गया। फिर एक नए सब्जेक्ट में इंटरेस्ट करने के लिए उसको 25 से 30 मिनट लगेंगे, और फिर जब तक उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा वापस से उसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाएगा। तो हमने किया क्या, हम लगातार जो है वो सब्जेक्ट को चेंज करते हुए जा रहे हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो टीचर जो अपॉइंट किए गए, तो वहां पे एक शिक्षा पद्धति में एक सिस्टम हमने बनाया गया कि उसमें जो है ट्यूटर के हाथ में एक डंडा होगा। अगर किसी बच्चे ने कोई क्रॉस क्वेश्चन किया या कुछ पूछा तो टीचर जो है वो उसको ये बोलेगा कि आपको चुपचाप बैठना है। ये आप ये देखो कि चुपचाप बैठने का मतलब या उसको स्टिक दिखाने का मतलब ये हो गया कि हम उन बच्चों को जो है वो एक सर्कस के शेर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और आज देखो बहुत से बच्चे हैं जिनको हम देखते हैं कि वो पेरेंट्स को आके कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है कि जब उनको जवाब नहीं आते हैं तो वो बच्चों को बोलते हैं क्या आप फालतू के इधर उधर के क्वेश्चन करते हो, इससे अच्छा है आप अपनी पढ़ाई में फोकस करें। तो यहां पे हम देखेंगे कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, उसी को हम समझ लेते हैं कि एक बच्चा जो है वो अपने टीचर्स को या पेरेंट्स को जो है उस सब्जेक्ट से अलग हटके अगर कोई अलग ट्रैक पे जाके कोई क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है वो उसी से रिलेटेड हो या उस सब्जेक्ट की वजह से उसके दिमाग में आया हो, और जैसे ही वो क्वेश्चन करता है उस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो एक अलग मैटर कर जाता है। लेकिन आंसर नहीं आने की वजह से हम उस बच्चे को धमका देते हैं, उसको डांट देते हैं कि आप जो है वो अपनी पढ़ाई में, अपनी किताबों में फोकस करो, इससे अलावा आप जो है अपने दिमाग को इधर उधर मत लेके जाओ, आपको जितना बोला है उतना वर्क करो। और यही देखो हमारे सिस्टम में ये चीज डाली गई है जिसको हम कहते हैं कि टेस्ट वगैरह जो कंडक्ट किए जाते हैं स्कूल में, चाहे वो FA1 हो, FA2 हो, FA3 हो, SA1 हो, SA2 हो, बच्चे को बताया जाता है कि आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, क्योंकि आपका 1 महीने या 2 महीने के बाद में आपका एग्जाम होने वाला है, और बच्चा जो है वो उतना ही करता है। इसको हम कहते हैं आज्ञाकारी बनाया जाता है। और आज्ञाकारी इसलिए बनाया जाता है, ये एजुकेशन सिस्टम में इसलिए डाला गया कि बच्चा इसके बाद में जब भी नौकरी करने जाए तो वो अपने बॉस का जो है वो ऑर्डर सुने, उससे जिसको कहते हैं कि लॉजिकली उससे वाद विवाद या उससे तर्क वितर्क, अपना लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल ना करें, जैसा बॉस ने बोला वो वैसे ही करें।
तो ये चीजें शुरू से हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसीलिए डाली गई है ताकि हमें लंबे समय तक गुलाम बनाया जाए। उस बच्चे में जो है वो कुछ इन्वेंशन या कुछ अच्छा करने का दबाव नहीं बनाया जाए, या इसको हम कहते हैं कि उसको प्रेरित ही ना किया जाए, उसको ऐसा सेट किया जाए कि जब वो ग्रेजुएशन करके निकले तो उसके दिमाग में हो कि मुझे नौकरी करनी है, उसको नौकर बनाया जाए। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इसी सिस्टम में हम समझ लेते हैं कि ये सिस्टम कहां जाके जो है वो गलत हो जाता है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर हम आइंस्टाइन की बात करें तो आइंस्टाइन कितना पढ़ा लिखा था या उसका जो है सोचने का तरीका क्या था, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूटन की बात करते हैं कि 8वीं 9वीं क्लास तक एक बच्चा पढ़ा हुआ जो है, आज हम उसको जो है बच्चों को वो चीजें पढ़ाई जाती है उसके बारे में। तो आप कंपेयर करके देखें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और जो एजुकेशन सिस्टम पहले से चलता आ रहा है वो कहां तक या किस हद तक वो सही है। तो दोनों के स्टडी में, तुलनात्मक स्टडी में हम पाते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम को खराब किया गया। और कैसे खराब किया गया, एक बच्चा, हमें वो चीजें पढ़ाई जाती है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, पूरे सिलेबस में आप देखोगे कि हमें वो चीजें पढ़ाई जाती है जिनका हमारी वास्तविक जीवन में या ग्रेजुएशन के बाद में हम देखते हैं तो उसका कोई लेना देना नहीं है, वो हमें कहीं काम नहीं आने वाली। आपने देखा होगा, हम हिस्ट्री वगैरह की हम बात करते हैं तो आप देखो हिस्ट्री में अकबर ने क्या किया, कौन सी डेट को, पर्टिकुलर बच्चे के दिमाग में यह भी प्रेशर बनता है, उसको हर डेट को, हर आंकड़े को याद करना होता है। लेकिन वास्तविकता में अगर हम देखें तो आगे जाके जीवन में वो चीजें काम नहीं आती। अगर हम ये इस धारणा के साथ पढ़ते हैं कि हमें एग्जाम देने हैं, 90% मार्क्स स्कोर करने हैं, तो उसके बाद में हमारा जो दिमाग है, जो इंफॉर्मेशन इसको नहीं चाहिए या उसको हमेशा के लिए जो है वो डस्टबिन में डाल देता है। ये वही इंफॉर्मेशन याद रखता है जिसमें हमारा जो ब्रेन है वो कॉन्शियसनेस दिखाता है। तो जिसमें कॉन्शियसनेस दिखाएगा वो हमें लॉन्ग लाइफ तक याद रहेगी। तो हमें जरूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीजों में सुधार करने की। और ये सुधार कैसे हो सकता है, जैसे आज हम देखते हैं, हम बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं कि अबेकस जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम है, उससे मैथमेटिक्स जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, और मान भी लेते हैं, होती भी है। लेकिन ये अबेकस जो सिस्टम है वो आया कहां से, पहले हम उसकी स्टडी कर लेते हैं। तो जब हम अबेकस की स्टडी करते हैं तो आप देखोगे कि ये वैदिक मैथ से निकल के आया है, और वैदिक मैथ्स का 0.1% या 1% के आसपास का ये पार्ट है। तो हम इसको वैदिक मैथमेटिक्स से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमें जरूरत होती है कि हम जो हमारे जो पुरातन जो ग्रंथ थे उनमें से हमें स्टडी में या हमारे कल्चर को बचाने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है, उसको हम हमारी स्टडी में जो है वो इंक्लूड करें। क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं, हम बहुत से लोगों को उपदेश देते हुए भी सुनते हैं, ज्ञान की बातें करते हुए भी सुनते हैं, और हम बार बार जो है उन चीजों को फॉलो भी करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर किसी ग्रंथ की बात कर लेते हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, रामचरितमानस हो, गुरुवाणी हो, तो सिर्फ हमने उसको जो है वो एक मत्था टेकने के लिए, उसको एक नमस्कार करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए बना रखा है। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत होती है उसको पढ़ने की। तो हमें जरूरत है कि हम इन चीजों को जो है थोड़ा थोड़ा करके हमारे सिलेबस के पार्ट में भी डालें। दूसरा होता है कि बच्चों को, आज हमने इस एजुकेशन सिस्टम में क्या बना रखा है, हमने बच्चों को जो है एक रोबोट की तरह मतलब उसको अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है, स्कूल के लिए तैयार होना है, फिर उसको स्कूल जाना है, स्कूल में पढ़ाई करनी है, घर आना है, फिर उसको 1 घंटे के लिए सो जाना है, फिर उसके बाद उसको ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से वापस आएगा, फिर दादा दादी या नाना नानी या मम्मी पापा के साथ बैठ के उसको होमवर्क कंप्लीट करना है और फिर सो जाना है। ये एक रोबोटिक सिस्टम हो गया। तो हमें जरूरत है उन बच्चों को रोबोटिक सिस्टम से बाहर निकालने की। और रोबोटिक सिस्टम से बाहर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें जरूरत है इसी एजुकेशन में सिस्टम में रहते हुए, क्योंकि अभी हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये ना आपके बस का है कि हम इसको ब्रेकआउट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या ना ये मेरे बस का है कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो हम इससे बच कैसे सकते हैं? तो हमारे लिए बचने का तरीका ये हो सकता है कि हम हमारा जो इसको मेमोराइज वाला जो पार्ट है उसको हम थोड़ा हल्का कर दें, इसको इजी वे में लेके जाएं। तो हम उन चीजों की स्टडी करें, हम उन चीजों के बारे में समझें कि वैदिक संस्कृति में जो लोग हैं वो कौन सी टेक्निक्स को यूज करते थे कि वो लाखों जो श्लोक थे उनको सुन के ही याद कर लेते थे। जब हम इस सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो लाइफ में है या हमारी जो सोसाइटी है उसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। बच्चों के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बच्चा 5 से 6 घंटे पढ़ता है, और 5 से 6 घंटे पढ़ने के बाद में भी उसको आपने देखा होगा कि 10 to 20% इससे ज्यादा उसका दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, या स्किप कर जाता है, या इसको हम कह सकते हैं कि वो भूल जाता है। तो अगर इन सिस्टम्स की वजह से, चाहे वो वैदिक टेक्निक्स हो, चाहे मेमोरी टेक्निक्स हो, चाहे साइंटिफिक मेथड्स हो, या इसको हम कह सकते हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स हो, अगर हम इसको रियल लाइफ में या रियल एजुकेशन के साथ में इसको इन्वॉल्व कर दें
तो ये वास्तविकता ये है कि हमारा जो पढ़ाई का बर्डन है हम उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को अगर सुधारना है तो यह हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो 140 करोड़ की आबादी में इतना पांव पसार चुका है कि ये अकेले किसी के बस की नहीं है। लेकिन हम कहीं ना कहीं शुरुआत कर सकते हैं, और ये शुरुआत होती है हमारे घर से। तो हम शुरू करें कि हम हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें कि उनको पढ़ाई जो है वो बोझ नहीं लगे, और वो मस्ती मस्ती के साथ जो है, जिसको हम कहते हैं कि लर्न बाय फन, इसके साथ में वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो हमें जरूरत है हमारी वैदिक संस्कृति को समझने की, हमारी पुरातन जो शिक्षा पद्धति है, गुरुकुल पद्धति जिसको हम कहते हैं, उसको समझने की, उसको फॉलो करने की। और उसके बाद में हमें इन चीज़ों को जो है वो हम हमारी फैमिली से हमें ज़रूरत है कि हम इसको सोसाइटी में अवेयरनेस लेके आए, लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताएं ताकि वो इन चीज़ों को समझे। जैसे हमने बात की थी कि प्रेजेंट टाइम के एजुकेशन सिस्टम की, तो मैं इसको एक वाकया समझा देता हूं आपको। एक बच्चा जिससे मैं मिला और उसको मैं आपको बता देता हूं कि उसको इंडिया की जो कैपिटल क्या है उसको बड़े अच्छे से पता थी, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह थी कि उसको इंग्लिश में यह नहीं पता था कि इसको कैपिटल बोलते हैं, राजधानी को कैपिटल बोलते हैं। यह नहीं पता होने की वजह से जब मैंने उसको यह पूछा कि इंडिया की जो कैपिटल है वो कौन सी है, तो उसका आंसर नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैंने उसको पूछा कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो तुरंत से उसने जवाब दिया कि इसकी जो राजधानी है वो है न्यू दिल्ली या नई दिल्ली। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये चीजें बैरियर क्यों बनती चली जाती है। तो हमें जरूरत होती है, बच्चा जिस लैंग्वेज में समझता है, जिस लैंग्वेज में वो एनालिसिस कर सकता है किसी चीज को, उस बच्चे को उसी लैंग्वेज में पढ़ाएं, उसी लैंग्वेज में उसको समझाएं। दूसरा, हम टीचर्स के लिए अगर हम बात करें तो टीचर्स का दायित्व बनता है कि वो टीचिंग पे काम नहीं करके लर्निंग पे काम करें, क्योंकि पढ़ा हुआ क्या है, हमने कितना उसको पढ़ाया, कितना पढ़ा, तो वो पढ़ा किस काम के लिए पढ़ा हमने। तो हम अगर देखें तो हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो जैसे ही हमने एग्जाम दिया फिर हमारी चीजें वो छूटती चली जाती है। लेकिन जहां सीखना और सिखाना जो होता है, तो पढ़ने के बाद में वो चीजें जो है वो जाके समाज में हम इसको या संस्कारों में चली जाती है, या इसको हम कह सकते हैं कि वो हमारी संस्कृति बन जाती है। और वो पढ़ाई स्कूलिंग या कॉलेज के बाद में भी वो चीजें जो है वो लाइफ टाइम के लिए काम आती है। तो हम बच्चों को पढ़ाएं नहीं, हम बच्चों को सिखाएं। हम समाज को दे क्या रहे हैं, क्योंकि ये दायित्व जो है वो टीचर्स का होता है कि हम बच्चों को कैसे प्रेरणा देते हैं, उनको कैसे प्रेरित करते हैं, कैसे उनको जीवन जीने की कलाएं हम सिखाते हैं, वो वही चीजें सीखते चले जाते हैं। और आज के जमाने में अगर हम देखें तो बच्चे वही चीजें फॉलो करते हैं जो वो अपने पेरेंट्स और टीचर्स से सीखते हैं। अगर हम उनको पढ़ा रहे हैं और वो भी आगे जाके सिर्फ टीचिंग वाले पार्ट पे वर्क करते हैं, तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो है वो हमारी संस्कृति और शिक्षा पद्धति में बहुत ज्यादा जो है वो गैप बढ़ता चला जाएगा। तो हमें जरूरत है हमारी शिक्षा पद्धति को बचाने की। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। आज हमने इसमें समझा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कमियां कहां हैं और उनको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। और दुरुस्त करने के लिए हम कहीं ये नहीं बोलेंगे कि हमें इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल के या हमने पढ़ना ही नहीं है। हमें पढ़ना तो है, इसी सिस्टम में रह के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम उन चीजों को फॉलो करें, उन चीजों को सर्च करें कि हम इससे रोबोटिक जो सिस्टम है इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो आज का हमारे एपिसोड को बनाने का ध्येय भी यही था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाएं और इसके बारे में लिखना नहीं भूलें। और अगर आपको लगता है कि वाकई में हमें इन चीजों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए या ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा फैलानी चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको साथ में शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप मुझे दे इजाजत, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।